चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है। पहले मैं हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये हेडिंग है आज का, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ऐसे ध्यान ये देना है कि जिस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा है और उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड लिंक, ब्लड वेसल, हार्ट, इस तरह की चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। तो प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है कोई पंपिंग पार्ट नहीं। ऐसा नहीं कि एक जगह से कहीं कोई पंपिंग हो रहा है और कोई ब्लड वेसल्स है जो कि सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन हाँ, प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके लिए प्लांट में जो प्रेजेंटिंग टिश्यू है ना, उस टिश्यू को कहते क्या हो, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, या उसको हम क्या कहेंगे, वैस्कुलर बंडल कहेंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल जिसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर एंड मिनरल्स। जितने भी तरह के कंडक्शन है, चाहे वो फूड का कंडक्शन हो, वाटर का कंडक्शन हो, मिनरल्स का कंडक्शन हो, हार्मोन का कंडक्शन हो, जितने भी कंडक्शन है वो सारा का सारा ये दोनों टिश्यू मिलकर ही करता है। जाइलम अपवार्ड कंडक्शन और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल कंडक्शन करता है, अपवार्ड और दोनों बाई डायरेक्शन, मतलब अपवार्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन का काम कर रहा है। ध्यान ये देना है कि जो जाइलम है ना, वो किस बेसिस पर काम कर रहे हैं, क्या उसमें एनर्जी इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। फ्लोएम अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है तो एनर्जी इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। बेसिक बात ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज है ना, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज सेल्स आर डेड। प्लांट टिश्यू कहो या प्लांट टिश्यू सेल्स कहो, ये मोस्टली क्या होते हैं, डेड होते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि दे डोंट मूव भी नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते भी नहीं है। तो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है ना, एनर्जी जो नीड है वो एज कंपेयर टू द एनिमल प्लांट में क्या होता है, काफी कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एनर्जी नीड, है ना, एनर्जी नीड क्या होगा, लोअर इन प्लांट एज कंपेयर टू द एनिमल्स। तो ये कंडीशन बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो नॉर्मली मैं बेसिकली बात करता हूँ कि प्लांट्स, है ना, लिखने की बात नहीं है, समझना है सिर्फ। ठीक है, प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लांट्स है वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल कह सकते हो। वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल, इस वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल में बेसिकली दो ही चीज आता है। क्या क्या आता है वो दो चीज, तो एक है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू की बात कर लेंगे, फ्लोएम टिश्यू की बात करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा होगा जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के बारे में, तो स्ट्रक्चर वहां पे आपको बता दिया गया है, क्योंकि आप वहां पे टिश्यू पढ़े हो तो आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता है। फिर भी मैं नॉर्मली इसको बता देता हूँ, इसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए आप कि ये जो जाइलम है वो कैसा होता है। तो ध्यान देना है कि जाइलम एक्चुअली क्या होता है, ये डेड टिश्यू माना जा रहा है। जाइलम क्या माना जा रहा है, तो इसको हम कहते क्या हैं, डेड टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हो डेड टिश्यू भाई, जाइलम को डेड टिश्यू क्यों कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो जाइलम है वो एक्चुअली, जाइलम का मतलब क्या होता है, वुड होता है ना। जाइलम क्या होता है, वुड होता है। यानी एक्चुअल पार्ट जो आप कह सकते हैं कि जो प्लांट में वुड है वो जाइलम ही फॉर्म कर रहा है। और जो फ्लोएम होता है वो पेरिफेरल, है ना, ओरिएंटेशन होता है उसका, वो पेरिफेरल होता है वो। तो ये डेड टिश्यू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। जाइलम किससे बना होता है, 4 कंपोनेंट से बना होता है। और वो जो जाइलम का 4 कंपोनेंट है वो कौन कौन है भाई, तो आपको मालूम है, ट्रैचिड्स है ना, ट्रैचिड्स है। इसके बाद क्या है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स है। इसके बाद क्या है, तो जाइलम फाइबर, है ना, जाइलम फाइबर्स। और एक क्या है आपका, तो जाइलम पेरेन्काइमा।
याद है ना आपको? इससे ठीक है, ठीक है। तो ये जो 4 कंपोनेंट है, कंपोनेंट जाइलम कंपोनेंट कहलाएगा, जाइलम एलिमेंट कह सकते हो। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो 3 कंपोनेंट ऑफ द जाइलम है, दीज आर द डेड। ये जो 3 है वो डेड है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 कंपोनेंट का बना हुआ कोई टिश्यू है ना, 4 कंपोनेंट के मिलने से कोई टिश्यू बना हुआ है और जिसमें से 3 अगर डेड ही है तो टिश्यू कंसिडरेशन क्या जाएगा, डेड ही होगा। ठीक है। अब ध्यान देना है कि अगर नॉर्मली हम ट्रैचेट्स की बात करें, वेसल्स की बात करें, जाइलम फाइबर की बात करें, तो आपको पता है ट्रैचेट कैसा होता है। तो ट्रैचेट आपने पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा था कि क्या है, पॉइंटेड है, टैपरिंग टू बोथ हिम, स्पाइंडल शेप्ड होता है बेसिकली। और इसमें क्या कंटेन करते हैं, तो लिग्निफाइड बॉल तो होता ही है बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और कंटेन करते हैं स्मॉल स्मॉल पिट्स कंटेन करते हैं, एंड दैट टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट है ना, जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट है, जिम्नोस्पर्म में ट्रैसिड ही मेन वाटर कंडक्शन का काम करता है, बिकॉज जिम्नोस्पर्म के प्लांट में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। मेन जो काम करता है वाटर कंडक्शन का वो कौन करता है, जाइलम ट्रैचिड्स करते हैं। ठीक है। और ट्रैचिड्स का जो पिट्स है वो कई तरीके का होता है, आपने पढ़ा हुआ था 9th क्लास में कि जो पिट्स है उसके बेसिस पर लगभग 6 टाइप के जो है आपको क्या मिलेंगे, ट्रैचिड्स मिलेंगे, और 6 टाइप के आपको वेसल्स मिल सकते हैं। अगर हम वेसल्स की बात करेंगे तो वेसल्स क्या है, तो जनरली ये क्या होते हैं, ये भी डेड होता है और ये होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से। ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें परफोरेटेड वॉल होता है, परफोरेटेड वॉल यानी इंड टू इंड कनेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये वाटर का कंडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फ्रॉम रूट टू द शूट पार्ट ऑफ द प्लांट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। याद ये भी रखना है कि ट्रैचिड और वेसल्स बोथ इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म मेन वाटर कंडक्टिंग है। जो कंडक्टिंग एलिमेंट है, कंडक्टिंग जो पार्ट है जाइलम का एंजियोस्पर्म के प्लांट में यानी फ्लावरिंग प्लांट में, वो कौन है, वेसल, ट्रैचिड्स भी है और वेसल्स भी है। और याद रखना है कि ट्रैचिड एंड वेसल्स टुगेदर विद कॉल्ड ट्रैचियरी एलिमेंट, क्या कहते हैं, ट्रैचिड और वेसल्स दोनों को मिला करके क्या कहते हो, है ना, दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, ट्रैचियरी एलिमेंट्स, ट्रैचियरी एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रैचियरी एलिमेंट्स कहते हैं, बोथ आर टुगेदर विद कॉल्ड ट्रैचियरी एलिमेंट्स। ठीक है। फिर कुछ बात करते हैं फाइबर की। तो यू नो दैट कि जाइलम फाइबर क्या है, तो एक्चुअली दिस इज द स्केलेरेन्काइमा फाइबर। जाइलम फाइबर क्या है, दिस इज एक्चुअली स्केलेरेन्काइमा फाइबर एंड नॉट हैव एनी लिविंग मटेरियल, है ना, इसके पास कोई लिविंग मटेरियल नहीं है। और कह सकते हो दे डोंट टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ओनली दे हैव प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू को क्या दे रहा है, तो मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। तो इसके अलावा इसका कोई फंक्शन भी नहीं है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है। एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, तो लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू के लिए लिविंग कंपोनेंट है। और आपको मालूम है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा इज द स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड ये जो इसका मेन वर्क है। इसके अलावा इन केस ऑफ द जाइलम दे टेक पार्ट इन द रेडियल कंडक्शन और लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लैटरल या रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स जो है वो कौन करता है, तो पैरेन्काइमा करता है। रेडियल का मतलब हो गया कि अगर कोई प्लांट है ना, अगर कोई प्लांट है तो जाइलम जो है बिकॉज वो सेंट्रल होता है, लेकिन तो रेडियल मतलब किनारे किनारे में जो वाटर का कंडक्शन होगा वो कंडक्शन कौन करता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा करते हैं। अब समझना है कि वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन है उस कंडक्शन का एक हेडिंग बनता है, उस हेडिंग को हम कहते हैं क्या, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, जो वाटर कंडक्शन है उस कंडक्शन को क्या कहते हैं, एसेंट
ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, ये हमारा हेडिंग है अभी का चाहिए। तो एसेंट ऑफ सैप क्या है? अगर हम एसेंट ऑफ सैप की अगर बात करेंगे तो एसेंड का मतलब आप समझ लो एसेंडिंग, एसेंड मीन्स हो गया यहाँ पे एसेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो सैप है इसका मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। तो एसेंडिंग, एसेंडिंग का मतलब एक और चीज होता है अपवार्ड, अपवार्ड कंडक्शन, अपवार्ड कंडक्शन ऑफ क्या? वाटर एंड मिनरल्स। कुल मिला के क्या हो गया? एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या हो गया? अपवार्ड कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, ठीक है, अपवार्ड कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स का अपवार्ड कंडक्शन जो हो रहा है, अब अपवार्ड कंडक्शन होगा तो किसके अगेंस्ट होगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के सेंटेंस बन जाता है कि द अपवार्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, दिस इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। और you know very well ascent of sap is carried out by xylem tissue, है ना। एसेंट ऑफ सैप कौन करता है? जाइलम टिश्यू करता है। अब देखना ये है कि ये जो एसेंट ऑफ सैप होता है ये किस बेसिस पर होता है, इसको समझना है। तो एसेंट ऑफ सैप के लिए बेसिकली हमारे पास जो यूजेस होते हैं वो फिजिकल फोर्सेस यूज होते हैं, ठीक है। कौन सा फोर्स? फिजिकल फोर्स इस्तेमाल होता है। और इसको एक साइंटिस्ट है जिसने एक प्रपोज किया है एक थ्योरी एसेंट ऑफ सैप के लिए, वो थ्योरी है क्या? तो उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन पूल, है ना। एक थ्योरी है जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन पूल और कोहेशन, है ना, कोहेशन टेंशन थ्योरी। ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी जिसको कह सकते हो या कोहेशन टेंशन थ्योरी कह सकते हो। और ये कोहेशन टेंशन थ्योरी या ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी जो है ये गिवन बाय किसने दिया हुआ है? गिवन बाय साइंटिस्ट जिसका नाम है डिक्सन एंड जॉली, डिक्सन एंड जॉली। तो डिक्सन एंड जॉली ने ये दिया हुआ है, ठीक है, ये थ्योरी दिया हुआ है, एक तरह से प्रपोज किया है कि भाई इसी थ्योरी के बेसिस पर जो है वो वाटर का, मिनरल्स का अपवार्ड कंडक्शन होता है प्लांट बॉडी में। आखिर वो थ्योरी कैसे काम करता है और किस तरह से कंडक्शन होता है उसको अगर हम समझते हैं तो इस ट्रांसपायरेशन पूल और कोहेशन टेंशन थ्योरी में जो फिजिकल फोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो 4 फिजिकल फोर्सेज है ना, 4 फिजिकल फोर्सेज है। तो वो जो 4 फिजिकल फोर्स है वो क्या क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अगर शुरुआत करते हैं, है ना, तो इसमें आपको मिलता है, ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले मिलता है आपको जिसको कहते हैं रूट प्रेशर, ठीक है, क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। दूसरी अगर बात करेंगे तो हम बात करते हैं कोहेशन, कोहेशन, ठीक है। रूट प्रेशर हो गया, कोहेशन फोर्स बोल सकते हैं या कोहेसिव फोर्स बोल सकते हो। तीसरा हो गया एडहेशन या एडहेसिव फोर्स बोल सकते हैं, एडहेशन फोर्स या एडहेसिव फोर्स कह सकते हैं इसको आप। और चौथा जो हो गया होता है ट्रांसपायरेशन पूल, ट्रांसपायरेशन पूल। ये 4 फोर्सेज यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। रूट प्रेशर, अब ये रूट प्रेशर क्या होता है उसको समझना है। कोहेशन, कोहेसिव फोर्स क्या होता है उसको समझना है। एडहेशन या एडहेसिव फोर्स क्या होता है इसको समझना, और ट्रांसपायरेशन पूल क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से एक यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, ठीक है, किस तरह से जो है कंडक्शन होता है उसको देखते हैं, समझते हैं। एक पहले मैं नॉर्मल सा प्लांट बना देता हूँ ताकि आप देख सको कि कैसे कंडक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके, इस प्रकार से ठीक है, और इस तरह से ऐसे, बस समझने के लिए इसको बस ऐसे ध्यान देना है, ठीक है।
या इसके दूसरे तरीके से भी कह सकते हो आप किस तरह से कहाँ जा रहा है ये, है ना। तो अगर हम यहाँ पे से अगर नॉर्मली बना देते हैं ऐसे करके, एक बड़ा सा लीफ ऐसे करके दिखा देते हैं ऐसे करके यहाँ पे, बस नॉर्मली समझने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मली समझोगे तो रूट्स ऑफ द प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो जाइलम को देता है, और जाइलम यहाँ से वाटर का कंडक्शन करता है ना। अपवर्ड पूरे के पूरे जितने भी पार्ट है सब में कंडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो रूट है, ठीक है, या अगर छोटा सा प्लांट बनाओ, अगर स्मॉल प्लांट बनाने की बात करें तो इसको ऐसे करके देखा जा सकता है, इस तरह से ऐसे करके देखा जा सकता है, ठीक है। और फिर अपवार्ड जो पार्ट है उसको आप बना सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो रूट है, आपको मालूम है पहले से भी कुछ कि रूट में जो वाटर का कंडक्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, वो कौन है, रूट हेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल करते हैं और डिटेल करके समझते हैं कि कैसे होता है। तो टीएस ऑफ रूट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे हम देखते हैं रूट एपिडर्मिस, ठीक है। रूट एपिडर्मिस देखते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखते हैं रूट एपिडर्मिस को, और जो रूट एपिडर्मिस है उस रूट एपिडर्मिस में से निकला हुआ रहता है इस तरह से, क्या, रूट हेयर। आवाज आ रही है ना सबको, क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर्स। रूट एपिडर्मिस से क्या अराइज होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज द यूनिसेलुलर फॉर्म में बेसिकली रहता है, इसको कहते क्या है, रूट हेयर, ठीक है। अब ये जो रूट हेयर्स है, ये जो रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर्स कहाँ रहते हैं भाई, तो स्पेस जो होता है सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस तरह से सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, ध्यान देना है, समझना है। और सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में जो स्पेस है जिसको हम पोरस बोलते हैं, उस स्पेस में क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, और सॉइल कंटेनिंग जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है वो सभी के सभी इसी वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर दे तो ये हो जाता है सॉइल पार्टिकल, इसको कह देते हैं, क्या कहेंगे, आवाज आ रही है ना, गुमसुम नहीं रहना, सुनाई ना दे तो बताना है, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में ये जो स्पेस है जिसमें ये वाटर भरा हुआ है, तो ये जो है इस वाटर को कहते हैं कैपिलरी वाटर, इस वाटर को कहते क्या है, कैपिलरी वाटर, ठीक है, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। अब ध्यान देते हैं क्या होता है, समझना है। देखो एपिडर्मिस के नीचे अगर रूट है तो इसके पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये कॉर्टिकल सेल्स, इस तरह से राउंड राउंड जो होता है, राउंड राउंड पैरेन्काइमा ही होता है, बट नाउ यहाँ पैरेन्काइमा फॉर्म क्या कर रहा है, तो कॉर्टेक्स, क्या फॉर्म कर रहा है, कॉर्टेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कॉर्टेक्स फॉर्म कर रहा है। और इस तरह से फिर अंदर जा करके ये फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, तो इंडोडर्म, इसको क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मल सेल, इंडोडर्मिस बनाएगा, इंडोडर्मिस बनाएगा, और इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, जाइलम प्रेजेंट रहेगा। और आपको मालूम होना चाहिए रूट में क्या होता है, रूट में बनता है एक्स आर्च, मतलब जो छोटे जाइलम होते हैं वो अंदर की ओर और बड़े जाइलम होते हैं वो बाहर की ओर होता है, इस तरह से होता है, एक आर्च हो गया। तो ये मैंने बना दिया एक तरह से एक जाइलम, और इसी में इस तरह से होता है फ्लोएम, होता है ऐसे करके फ्लोएम रहता है ना। जाइलम इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, और फ्लोएम इस तरह से रहेगा यहाँ पे, है ना। तो समझना है यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझिएगा। मीन्स यहाँ पे ये जो कैपिलरी वाटर है, समझना, ये जो कैपिलरी वाटर है इसको दो तरीके से पहले समझ लो। प्लांट को वाटर चाहिए क्यों, ठीक है, प्लांट को वाटर चाहिए क्यों,
प्लांट में वाटर की कमी हुई तभी तो चाहिए ना, है ना। प्लांट में वाटर की कमी हुई, कमी क्यों हो रही है? तो लगातार जो प्लांट से ट्रांसपायरेशन हो रहा है उससे वाटर लॉस हो रहा है, तो उस वाटर लॉस को फिल करने के लिए, है ना, वाटर लॉस को जो है मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब है कि वाटर की कमी यहाँ पर रूट के अंदर है। तो जहां पर वाटर की कमी है, जहां पे वाटर की कमी है वहां माना जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स वाटर खींचने का प्रेशर, आ रही बात समझ में? ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स वाटर खींचने का प्रेशर, और जिधर वाटर ज्यादा है उधर ऑस्मोटिक प्रेशर है कम, ठीक है, उधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हाई मतलब लो वाटर, और ऑस्मोटिक प्रेशर लो मतलब हाई वाटर। तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि यहाँ पर एक और मेथड होता है विच इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोसिस, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विच इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो रूट हेयर्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, विच प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा, यानी ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट ओनली इसमें क्या डिफ्यूज कर रहा है, वाटर डिफ्यूज कर रहा है। तो वाटर यहाँ पर इसमें से डिफ्यूज कर जाएंगे, और वाटर जब डिफ्यूज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जब इसके अंदर आएगा तो ऑस्मोट यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा और इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वाटर जो है हमेशा जो है वो मूव करना शुरू करता है। अब मूव कैसे करता है? तो दो तरीके से कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे वाटर का, एक सिम्प्लास्ट पाथवे और एक एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ एपिडर्मल सेल से जो है कॉर्टिकल सेल्स में आया, एक नेक्स्ट कॉर्टिकल सेल से उसके अगले कॉर्टिकल सेल्स में आया, उसके बाद उसके कॉर्टिकल सेल्स में गया, इस तरह से कॉर्टिकल सेल्स से होता हुआ अगर जाइलम के पास चला गया तो इसको हम कहते क्या हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। लेकिन दूसरे ही तरीके से क्या होता है वाटर का कंडक्शन, वाटर का कंडक्शन दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके से ये हो जाता है कि वाटर का कंडक्शन जो है ये सेल वॉल के किनारे किनारे से होता चला आता है, और इस तरह से कंडक्शन ये होता है, ध्यान रखना, इस तरह से ये कंडक्शन होता है, जाइलम के पास चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द सिम्प्लास्ट पाथवे। ये क्या हो गया, सिम्प्लास्ट पाथवे। और ये जो कंडक्शन हुआ ये क्या हो गया, एपोप्लास्ट पाथवे, है ना। एपोप्लास्ट मूवमेंट कहोगे या एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। अब एक चीज और समझना है यहाँ पे, तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है रूट हेयर के थ्रू रूट में आ गया, ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और कंटिन्यूअसली जो कॉन्सेंट्रेशन लो होता है वो अंदर की ओर जाइलम के पास रहता है। तो इस कारण से जो वाटर का मूवमेंट है वो यहाँ तक आ गया। अब क्या होता है उसको समझना है। अब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होना है। बीइंग अ प्लांट बॉडी, बीइंग अ लिविंग बॉडी, सेल्स इसके पास है, तो ऐसा कहा जाता है कि मिनरल्स का अमाउंट रूट हेयर में ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉइल, ठीक है। सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट्स है उसके कंपैरिजन में रूट हेयर में क्या है, मिनरल्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो मिनरल्स आएगा कैसे, तो मिनरल को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो आयनिक फॉर्म में करते हैं। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में होता है, और आयंस के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी इस्तेमाल होता है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पर जो आयंस आते हैं, जो आयंस का मूवमेंट है, मिनरल्स का मूवमेंट है वो आयनिक फॉर्म में होता है, मिनरल्स का मूवमेंट आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मिला दो, इस तरह से कहोगे मिनरल्स, तो मिनरल्स का जो मूवमेंट है वो आयनिक फॉर्म में होता है, और वो कैसा होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, यानी आयनिक फॉर्म में हो रहा है, इसको समझना है, ठीक है। इस तरह से मिनरल्स भी आ गए, यानी वाटर के साथ ही आएगा, अलग नहीं आएगा, लेकिन वाटर आ रहा है तो ऑस्मोसिस से आ रहा है, और मिनरल्स आ रहा है तो आयनिक फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है।
अब दोनों मिलाकर के यहाँ पे वाटर पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, जाइलम के पास पहुंच गया है। तो जाइलम के पास जब पहुंच गया है तो जाइलम के पास क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जाइलम के पास क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो इसके पास जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बेसिकली हम उसको कहते हैं जाइलम वेसल। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, जाइलम वेसल। तो यहाँ से जाइलम वेसल जो है जुड़ा हुआ है, यानी कंटिन्यू ऊपर की ओर इस तरह से है, जाइलम ऊपर की ओर इस तरह से कंटिन्यू है। और कंटिन्यूअसली ये जाइलम जो है, जाइलम वेसल्स कहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो ये जाइलम वेसल्स पहुंचा हुआ है कहाँ तक, तो एटलीस्ट कहाँ तक पहुंचेगा, तो टिप पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कह सकते हो तो ईच एंड एवरी लीफ तक पहुंचा हुआ है, ईच एंड एवरी लीफ तक यहाँ पे ये पहुंचा हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि क्या होता है वाटर जब जाइलम वेसल्स में आते हैं। देखो यहाँ पर एक और चीज मैंने बताया अभी नहीं, ध्यान देंगे। इधर क्या है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर क्या है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, खींचने का प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्टेड, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्टेड ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन, एस्मेटिक प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर। तो वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर है वो कहाँ बिल्ड हो रहा है, रूट में हो रहा है। ध्यान ये रखना है, ऐसा बोला गया है, लिखा गया है कि जो रूट प्रेशर है वो दिन के समय में वाटर का कंडक्शन करने में ज्यादा तो रोल नहीं प्ले करते हैं, कि लेकिन रात में रूट प्रेशर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के कंडक्शन में। वाटर के कंडक्शन में जो रूट प्रेशर है वो रात के समय में क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वाटर जो है जाइलम वेसल्स में आ गया। ठीक है, वाटर कहाँ आ गया है, जाइलम वेसल्स में आ गया है। तो वाटर जब जाइलम वेसल्स में आता है तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले लिक्विड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है कैसे, वाटर जो है ऊपर की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि वाटर तो सर्च करेगा कि हमें, ध्यान रखना है, सर्च करेगा। तो कहते क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान देना है, वाटर मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, बहुत सारे हम वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ बना रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींचते रहता है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इस तरह से खींचता रहेगा, यानी ईच एंड एवरी वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर में क्या लगाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते रहता है, यानी एक दूसरे को खींचता रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जर्टेड बिटवीन ईच वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लग रहा है इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ही क्या होता है, वाटर जो है एक साथ रहते हैं, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला ये जो फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, इसको क्या कहते हैं, कोहेशन या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। प्रोसेस को कहते हैं कोहेशन और फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो intermolecular force exerted between each water molecule is called the cohesive force, and this process, this phenomena is called the cohesion. तो इसका मतलब हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है वो क्या है, कोहेशन। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुआ, कोहेशन लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जब ये वेसल्स में पास करेगा, जब ये मूव करेगा, है ना, वेसल्स में जब ये पास करेगा, जब ये मूव करेगा, तो क्या कंडीशन होगा बताओ जरा। तो यहाँ पे आपका रूट प्रेशर हो गया, ये हो गया कोहेसिव फोर्स या कोहेशन फोर्स। तो ध्यान देंगे, एडहेसिव फोर्स क्या है ना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर और वाटर मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ जाइलम वेसल, ठीक है, जाइलम वेसल पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वाटर के थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू, उस फोर्स को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडहेशन।
क्या कहते हैं उसको, एडहेशन बोलते हैं। तो कोहेशन के कारण वाटर एक दूसरे के साथ में है और एडहेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, जाइलम वेसल्स के साथ क्या हुआ, कॉलम बना लिया। तो कोहेशन और एडेशन के कारण ये कंटिन्यूअसली कॉलम बना लिया है। और अब ये ऊपर की ओर क्यों जा रहा है उसको समझना है। तो अपवार्ड जो कंडक्शन है, जो अपवार्ड कंडक्शन है वाटर का, ये लीफ तक चला गया है या अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक चला गया है। क्यों चला गया है, क्योंकि आपका जो लीफ है ना, जरूरी नहीं कि सनलाइट, हमेशा सनलाइट नहीं होता है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। दे मे बी स्लो और फास्ट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और द सनलाइट, कंटिन्यूअस होता है। रात के समय भी होता है एक ट्रांसपायरेशन, बट बहुत स्लो होता है। अगर मान लिया जाए कि धूप भी बहुत है और बहुत हवा भी चल रही है, तो इसके कारण क्या होगा, और ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो लीफ है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, इससे क्या होता रहता है, टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्या रिमूव होता रहता है, वाटर वेपर। क्या रिमूव होगा, वाटर वेपर रिमूव होगा। तो द रिमूव ऑफ, यानी कह सकते हो द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन होने से एक पुलिंग फोर्स लगता है नीचे से। ठीक है, ऊपर की ओर जब वाटर निकल रहा है तो वाटर को खींचने का एक प्रेशर लगता है। तो ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन क्रिएट अ सक्शन फोर्स, ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन क्रिएट अ सक्शन फोर्स, एक सक्शन फोर्स लगता है, पुलिंग फोर्स लगता है। नाउ दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन पूल। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पूल। तो कंटिन्यूअसली आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो प्लांट है, जितना भी वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका लगभग 98 to 99% जो वाटर है वो ट्रांसपायर ही कर देता है ना, वो ट्रांसपायर ही करता है। और करीब करीब ऐसा कहा गया है कि एक प्लांट अपने पूरे लाइफ में, अपने पूरे लाइफ स्पैन का लगभग 100 गुना, जितना उसका लाइफ स्पैन है उसका 100 गुना जो है वो वाटर ट्रांसपायरेशन करता है। और नॉर्मली एक लीफ जो होता है ना, एक लीफ 1 घंटे में अपने वजन के अनुसार से वो वाटर ट्रांसपायर कर देता है। लेकिन वाटर का जो ट्रांसपायरेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, तो साइज ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करता है एंड नंबर ऑफ लीफ पे डिपेंड करता है। अगर एक छोटे से मक्के की प्लांट की बात करें और कंपेयर्ड विद द मैंगो प्लांट, तो एक छोटा सा प्लांट है तो वो कम ट्रांसपायरेशन करेगा, लेकिन अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वही रूल उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में इस्तेमाल होने वाले जो फोर्सेस हैं, है ना, एडहेशन फोर्स, ट्रांसपायरेशन पुल, ये 4 मिल गए। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ट्रांसपायरेशन पुल, जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ट्रांसपायरेशन पूल के कारण वाटर एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ और क्या होता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है। प्लांट ट्रांसपायरेशन करने पर क्या होता है, उसको कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी सनलाइट के कारण जो वार्म हो रहा है, उसे हीट लग रहा है, सर तो वो ट्रांसपायरेशन जब करता रहता है तो उसको क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, क्लियर है सर प्लांट को वाटर रूट ना। से लीफ में ले एटीपी खर्च करना पड़ता है कि सिर्फ प्रेशर डिफरेंस से चल जाता है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्सेस अप्लाई होते हैं। और ये ध्यान रखना हमें हमेशा चाहिए कि ना तो जाइलम में एनर्जी खर्च होता है ड्यूरिंग द कंडक्टिंग प्रोसेस, और ना ही फ्लोएम में एनर्जी खर्च होता है ड्यूरिंग द कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन के समय एनर्जी इस्तेमाल कहीं नहीं होता है, ओनली एनर्जी यूज होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल। इन केस ऑफ द आयंस, आपने देखा मिनरल्स के एंट्री के समय, बिकॉज क्या है, हायर टू लोअर नहीं है बल्कि लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पास कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी हुआ इसके एंट्री करने में, मिनरल्स के एंट्री करने में। ठीक उसी तरह से फूड मॉलिक्यूल के एंट्री और एग्जिट में ही क्या होता है, एनर्जी खर्च होता है।
फूड के भी कंडक्शन में एनर्जी खर्च नहीं होता है, ठीक है। फिर भी ऑल ओवर जो हमारा फूड का कंडक्शन है उसको एक्टिव प्रोसेस में रखा गया है, और जो ऑल ओवर हमारा जो वाटर का कंडक्शन है, मिनरल्स का कंडक्शन है, उसको रखा गया है किसमें, पैसिव प्रोसेस में। लेकिन अगर हम सेग्रीगेट करके पढ़े, अलग अलग करके पढ़े, डिटेल में समझे, तो हमें इसको अलग 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 क्वेश्चन आएगा तो अलग तरह से जवाब देंगे। क्वेश्चन कॉमन टाइप का आएगा, क्वेश्चन जवाब हम देंगे उसको। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपायरेशन पूल कंप्लीट हो गया। ट्रांसपायरेशन पूल का क्या और लाभ हो सकता है। अब हमें समझना है फ्लोएम के बारे में, हमें समझना है फूड का कंडक्शन। तो एसेंट ऑफ सैप जो टर्म आया है, वो टर्म किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वाटर कंडक्शन के लिए हो रहा है ना, एंड मिनरल कंडक्शन के लिए हो रहा है। एक टर्म आता है विच इज द ट्रांसलोकेशन टर्म इस्तेमाल करते हैं फ्लोएम में जो फूड का कंडक्शन हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं अब जरा, यहाँ पे दूसरा सेक्शन हमें बच गया था फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम, ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया जाइलम, ठीक है। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोएम, तो फ्लोएम कंसीडर टू बी अ लिविंग टिश्यू, फ्लोएम कंसीडर टू बी अ लिविंग टिश्यू। और आपको ये भी मालूम है कि फ्लोएम बेसिकली क्या करता है, दिस इज द फूड कंडक्टिंग, इसको कहते हैं फूड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, और ये लिविंग माना जाता है। ऐसा इसलिए है बिकॉज फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। इसमें आपको मिलता है सीव ट्यूब, ठीक है, सेव ट्यूब एलिमेंट या सेव ट्यूब मिलेगा, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आता है कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। इसके बाद इसमें आता है आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और इसके बाद आता है इसमें फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। चलिए कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम है, जिसको हम फ्लोएम एलिमेंट या फ्लोएम कंपोनेंट्स बोलते हैं, इसमें मेन कौन कौन है। तो जो मेजर पार्ट है फ्लोएम के लिए वो कौन होता है, सेव ट्यूब एलिमेंट। और आपको मालूम है सेव ट्यूब एलिमेंट का मतलब एक बहुत छोटा सा पार्ट है सेव ट्यूब का, है ना। जिस तरह से अगर आपने देखा है कि एक बम्बू है, तो बम्बू कैसे नोड नोड जुड़ करके काफी लंबा हो जाता है, तो वही एक छोटा छोटा जो पार्ट है उसको हम कहते क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। और कई सीव ट्यूब एलिमेंट मिलने के बाद जो है फॉर्मेशन होता है किसका, तो सीव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली आपने बनाया था 9 क्लास में, स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा, आपको इसलिए ध्यान में है कि किस तरह से बना होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये एक तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे करके अगर यहाँ पे बना देते हैं तो ये बन जाता है सीव प्लेट, और इसमें बना देते हैं हम सीव पोर, इस तरह से सीव प्लेट। और सीव प्लेट में क्या है, सीव पोर कंटेन कर रहा है। यहाँ पर भी क्या है, सीव प्लेट है, और इसमें क्या है, सीव पोर है, इस तरह से, ठीक है। और ये जो सेंटर में दोनों के बीच में, दोनों जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पे बना है ना, ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट, और इसके बीच में बना हुआ जो ये सेल है दिस इज द कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। और आपको ये भी याद रहेगा कि जो मैच्योर सेल ट्यूब होता है उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो पेरिफेरल हो जाते हैं, है ना, पेरिफेरल हो जाते हैं। और बेसिकली इसमें बीच में वैक्यूल कंटेन करता है, स्पेस कंटेन करता है, इस तरह से ऐसे करके,
ऐसे, ठीक है। बाकी इसके किनारे की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉम्पेनियन ही मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा कॉम्पेनियन ही मिलेगा लगातार इसमें, क्योंकि जैसे ही सेफ ट्यूब आएगा उसके बगल में कॉम्पेनियन आएगा। हाँ, फिर अगर यहाँ पे बात करेंगे तो कोई और सेल्स आप देख सकते हो, है ना, जैसे कि फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर बात कर सकते हैं, ये दूसरे तरीके से बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से अब ध्यान देना है, समझना है जरा सा क्या होता है जी, इसको समझना है कैसे ये क्या होगा इसमें, ध्यान देंगे। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो, ये इस तरह से जो छोटा छोटा पार्ट है, नाउ दिस इज द सेव ट्यूब एलिमेंट, ये छोटा छोटा जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सेव ट्यूब एलिमेंट, एंड कंटिन्यूअसली इस तरह से सेव ट्यूब मिलकर के एक लॉन्ग चैनल बनाएगा, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड द सेव ट्यूब। आप कह सकते हैं कि बिटवीन द सेव ट्यूब एडजेसेंट टू द सेव ट्यूब, सेव ट्यूब के जस्ट बगल में कंटेन करता है इलोंगेटेड स्पाइंडल शेप सेल कंटेन करता है, व्हिच इज कॉल्ड द कॉम्पेनियन सेल। ये है कॉम्पेनियन सेल, है ना, ये है क्या, कॉम्पेनियन सेल। समझना ये है, ऐसा लिखा गया है कि मैच्योर सेव ट्यूब सेल जो होता है, इसके पास जो न्यूक्लियस है वो नहीं एब्सेंट होगा, बट एक्चुअली इसका जो फंक्शन है, मैच्योरेशन के बाद भी इसका जो फंक्शन है वो कंट्रोल होता रहता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस ऑफ द कॉम्पेनियन सेल। यानी कॉम्पेनियन सेल की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर यानी वाटर मेंटेन करके रखता है, कहाँ, सेव ट्यूब के अंदर, क्योंकि खुद से वो मेंटेन कर नहीं सकता है, क्योंकि वो डेड है, सॉरी डेड कंडीशन में आता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है कौन, कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब समझना है कि कैसे काम होता है, ठीक है, काम कैसे होता है। तो इसके अनुसार से मान लेते हैं कि प्लांट में जो फूड का कंडक्शन है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है उसको देखना है, समझना है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा और डिराइव कर देते हैं, ठीक है। तो कॉम्पेनियन सेल की बात हो गई, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें, फाइबर की बात करें, तो आप याद रखेंगे कि स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, जैसे लैटेक्स है, लैटेक्स स्टोर करता है ना, म्यूसिलेज स्टोर करता है, सम ऑफ द अदर फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है फ्लोएम के केस में, और रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, ये काम है फ्लोएम किसका, फ्लोएम पैरेन्काइमा का। एंड दिस इज द फाइबर, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर एक्चुअली प्रोवाइड क्या कर रहा है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देने का काम करता है, और बाकी कोई काम इसका है नहीं। तो अब आ गई बात कि हम समझते कैसे हैं, ऐसे कुछ कॉमन बात करेंगे। तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये नहीं होता है, एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट में। जिम्नोस्पर्म के प्लांट में जो प्रेजेंट है उसको कहते हैं सीव सेल, जिम्नोस्पर्म के प्लांट में जो प्रेजेंट है तो कहते हैं, सर पाउज हो गया। अल्बुमिनस सेल, तो अल्बुमिनस सेल किसमें प्रेजेंट हो गया, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट हो गया। सेप सेल्स किसमें हो गया, जिम्नोस्पर्म में हो गया। अब ध्यान देना है कि ये जो जाइलम, ये सॉरी
सेव ट्यूब है एंड कंपेनियन सेल है. इनिशियली दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सेल्स. नाउ दिस इज कॉल्ड द सिस्टर सेल. अल्बुमिन से सॉरी कंपेनियन सेल और सेव ट्यूब एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? सिस्टर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सेल से ओरिजिनेट हुआ था, इस कारण से इसको कहते हैं. और ये दोनों एक दूसरे को हेल्प भी कर रहा है, यानी इसको ये हेल्प भी कर रहा है. ठीक है, यानी कंपेनियन सेल हेल्प कर रहा है किसको? सेव ट्यूब को. ध्यान देते हैं यार. कहता अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल प्लांट्स हैव टू एंड. प्लांट्स के पास क्या है? टू एंड है. एक जो एंड होता है उसको कहते हैं क्या है? सोर्स. क्या कहते हैं उसको? सोर्स बोलते हैं, या उसको कहते हैं सप्लाई एंड. सोर्स कहते हैं या सप्लाई एंड कह सकते हैं. आप कहोगे सोर्स किसको कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड आर सिंथेसाइज्ड. पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड आर सिंथेसाइज्ड. इसके अलावा स्टोरेज जहां पे होता है, तो सिंथेसिस पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिडर्ड एज अ सोर्स और सप्लाई एंड. जो सोर्स है या सप्लाई कर सकता है फूड मटेरियल का, उसको कहते हैं सोर्स. एंड द अदर पार्ट वेयर फूड आर यूटिलाइज्ड, जहां पे फूड यूटिलाइज होता है उस पोर्शन को कहते क्या है? कंजप्शन एंड कहते हैं, या उसको कहते हैं सिंक. क्या कहते हैं उसको? सिंक, है ना. सिंक कहोगे या कंजप्शन एंड बोलते हैं जहां पे यूटिलाइज होता है. अब समझना ये है कि जो प्लांट का जो सोर्स है वो लीफ हो सकता है, ऑल्सो लोअर पार्ट भी हो सकता है, वेयर द फूड इज स्टोर, जहाँ पे स्टोर हो रहा है. रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है. तो इस तरह से सोर्स हो सकते हैं. लेकिन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? न्यू न्यू लीफ निकलते हैं, न्यू न्यू ब्रांचेस निकलते हैं. जो न्यू ब्रांचेस और न्यू लीफ निकलने के क्या होता है? उस पार्ट को होता है, उसको एनर्जी, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है लोअर बॉडी पार्ट से, वो ऊपर की हो जाएगा. लेकिन ड्यूरिंग लीफ में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो फूड प्रिपेयर हो रहा है, उसका कंडक्शन होगा किस फॉर्म में? तो प्लांट में फूड का कंडक्शन होता है किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होगा फूड का कंडक्शन प्लांट में? सुक्रोज के फॉर्म में कंडक्शन होता है. ठीक है, तो इस कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, हार्मोन मटेरियल, ये सभी होता है, वो क्या होता है? डायरेक्शन होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है. ठीक है, अब ये देखना है कि सपोज करते हैं, है ना, क्या हुआ? दिक्कत हो रहा था थोड़ा वीडियो साउंड. अगर हम इस लीफ की बात कर रहे हैं तो इस लीफ में क्या है? ऐसे करके चलो, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे. तो अब ये जो मिडरिब है ना, ये जो मिडरिब है या ये जो वेन है, इस वेन में क्या कंटेन कर रहा है? क्या कंटेन कर रहा है? जाइलम फ्लोएम दोनों ही कंटेन कर रहे हैं. तो कहता है कि फूड का फॉर्मेशन जो हुआ, वो फूड जब एंट्री करता है कहाँ पे? जाइलम सॉरी फ्लोएम में जब एंट्री करता है, फूड जो है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो जब फ्लोएम में एंट्री करता है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे मैं दिखा दूं यहाँ पर से, इधर से मैं दिखा दूं यहाँ पे, तो फूड पहले जो है वो किधर से किधर की ओर आ रहा है? कंपेनियन में आ रहा है. कंपेनियन से फिर कहाँ जा रहा है? सेव ट्यूब में जा रहा है. ठीक है, सेव ट्यूब में जा रहा है. तो सेव ट्यूब में यहाँ पे जो फूड मटेरियल आया, देखो जरा, फूड मटेरियल आया, फूड मटेरियल इसमें फिल करता जा रहा है, फिल करता जा रहा है, फिल करता जा रहा है, एकदम फूड मटेरियल इसमें भर गया, पूरे में फूड मटेरियल भरा. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल क्या हो गया? सेव ट्यूब में भर गया है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल काफी ज्यादा हो गया है. तो अगर कुल मिला के कुछ अगर हम लोग सॉल्यूशन को पढ़े हैं, सॉल्यूशन अगर समझते हैं, तो फूड मटेरियल के आने पर इसके अंदर जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा सॉल्यूशन बन रहा है? हाइपोटोनिक बन रहा है कि
हाइपरटोनिक कंडीशन बन रहा है। कैसा कंडीशन बन रहा है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक बन रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट्स जो है वो भर रहे हैं, मटेरियल उसमें भर रहा है, सॉल्यूट उसमें भर रहा है, फूड मटेरियल उसमें भर रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर हम कौन सा हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, सिर्फ फूड मटेरियल नहीं भरा हुआ है, हाइपरटोनिक कंडीशन है, क्या कंडक्शन होगा? अपवाद या डाउनवर्ड कहीं भी कंडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो नो सकता। सर। नो सर। तो क्या होता है कि अब ध्यान देना है कि फूड मटेरियल जो एंट्री किया है सेल में, तो एंट्री ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम कंपेनियन टू द फ्लोएम, सॉरी कंपेनियन टू द सेव ट्यूब, ये क्या होगा? एक्टिव। इसके साथ क्या होता है, इस हाइपरटोनिक कंडीशन को ब्रेक करने के लिए वाटर भी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें एंट्री करेगा, यानी वाटर भी एंट्री करता है। और वाटर जब एंट्री करता है तब जाकर कंडीशन हो जाता है हाइपोटोनिक, और दे कैन ट्रांसफर एज अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है या एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब ध्यान दोगे, सपोज करो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा हो तो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जहां पर यूज हुआ वहां पर सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद सेंड क्या किया? वाटर नहीं सेंड किया, वहां पर सेंड हो गया सिर्फ क्या? तो सिर्फ और सिर्फ फूड सेंड कर दिया। फूड सेंड करने पर जब इसका फूड जब चला गया तो इसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन फिर बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर वाटर क्या होगा? फिर वाटर जो है वापस रिमूव हो जाएगा, फिर वाटर क्या होगा? वापस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मतलब ये होता है कि ये वाटर का इस्तेमाल करके ही कंडक्शन करता है फूड का भी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड या डाउनवर्ड जो कंडक्शन होता है फूड का, वो क्या इस्तेमाल करके करता है? वाटर का करके करता है। लेकिन कैसे? अब जैसे यहां पर से फूड एंट्री हुआ है ना, और फूड मॉलिक्यूल में साथ ही साथ वाटर भी इस्तेमाल किया। वाटर इस्तेमाल करने के साथ क्या करता है? फूड का कंडक्शन करता है, फूड का कंडक्शन करता है, और फूड का कंडक्शन करने के बाद जो है फूड को ट्रांसफर कर देता है सेल्स के पास फॉर द स्टोरेज के लिए या फॉर द यूटिलाइजेशन के लिए। अब इसमें बच गया क्या, है ना? बच गया क्या? वाटर बच गया। तो जो वाटर बच जाता है, ध्यान देंगे, यहाँ पर से कंडक्शन हो गया और ये चला गया। अब जो वाटर बच गया वो वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन रह गया, तो वाटर भी क्या होगा? वाटर वापस रिमूव हो जाएगा। वाटर क्या होगा? वापस रिमूव होगा। मतलब वाटर का यहाँ पे जो कंडक्शन का डायरेक्शन है वो क्या है? ओनली या तो फूड ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर पहुंचाने के बाद वापस चला जाता है, यानी हमेशा के लिए वाटर फ्लोएम के अंदर नहीं रहता है, फूड को ट्रांसफर करता है, फूड चला गया, फिर वापस वाटर जो है फ्लोएम जाइलम एरिया में चला जाता है। फिर जब फूड मटेरियल आता है सेव ट्यूब में, फिर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यानी कह सकते हो, इन केस ऑफ द फ्लोएम फूड मटेरियल ऑल्सो फ्लो इन द लिक्विड मीडियम। लेकिन समझना ये है कि जो फूड है वो बहुत बड़े अमाउंट में ट्रांसफर होता है। कैसे? देख रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, एकदम जमा हो गया, मास बन गया, और उसके बाद एक साथ फूड जा रहा है। ठीक है, जैसे चावल बनाते हैं तो चावल क्या करते हैं, एक एक चावल ले जाते हैं कि एक पूरे बर्तन में चावल भर लेते हैं, उसके बाद लेके चले जाते हैं, ले जाते हैं ना। तो उसी तरह से क्या होता है कि फूड भी यहाँ पे जाता है, एकदम ग्रुप में जाता है, एकदम मास में जाता है। तो नाउ फूड का कंडक्शन जो है वो किस थ्योरी को सपोर्ट करता है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। कौन सा थ्योरी? मास फ्लो हाइपोथेसिस इसको बोल सकते हैं। फूड का कंडक्शन यहाँ पे होता है। कुछ चीजों को याद रखना है कि ड्यूरिंग द कंडक्शन नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ओनली एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फूड मटेरियल। यानी फूड मटेरियल सेव ट्यूब में आया तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, और सेव ट्यूब से जब बाहर निकल के गया तब जाकर के एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। ड्यूरिंग द कंडक्शन कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगा, बट ऑल ओवर क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल from one part to the another parts of the plant body is called the translocation, and this is the active process. And transportation of food material in the phloem occurs in the form of sucrose, and storage in the form of starch, and formation synthesis in the form of ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसिस
कंडक्शन सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्ट। एनी प्रॉब्लम? तो ये No, आपका sir. चैप्टर ये कंप्लीट हो गया लगभग।